मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को पैराडाइज साइंस सेंटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए हम लोग आज देखते हैं सफलता के सूत्र और इसके बाद शुरू करते हैं पढ़ाई की बात। पहले शुरू करते हैं बात बड़े काम की। मैं आज आप लिखा हुआ देख रहे हैं सफलता के सूत्र क्या है। तो पहला है थॉट, दूसरा है फीलिंग्स, तीसरा है एक्शन और चौथा रिजल्ट। थॉट मतलब सोच। आप जैसी सोच रखते हैं वैसे आपके अंदर फीलिंग्स आना शुरू करता है। तो सोच से जन्म होता है आपके अंदर फीलिंग्स का, अनुभूति का। आपके अंदर के गुण अनुभूति होंगे, यानी अच्छा सोच से अच्छा अनुभूति शुरू हो जाती है और अच्छी अनुभूति होने पर उस तरह से कार्य करने के मन करने लगता है। आपके अंदर कार्य करने की इच्छा होने लगी, आप कार्य करना शुरू करेंगे और जब कार्य करना शुरू करेंगे तो रिजल्ट आ जाती है। बस बहुत ही सरल उपाय है। तो सरल उपाय कब है? आप सोच तो अच्छा रखें। आपका काम है, पहला काम ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है सोच। उसके बाद बाकी सब ये खुद जन्म देगा अनुभूति का, और अनुभूति खुद जन्म देगा क्रम का, और क्रम देगा रिजल्ट का। अगर आप सोच अच्छा रखेंगे तो अपने आप अनुभूति आपको अच्छा होगी, और जब अनुभूति अच्छा रखेंगे तो आपको कार्य करने में थकावट महसूस नहीं होगा, आलस्य महसूस नहीं होगा, निराशा, उदासी, चिड़चिड़ापन ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंजॉय मिलेगा ना। क्योंकि आपका सोच से अच्छा अनुभव होगा तो हर कार्य करने में चाहिए। जैसे अगर आप सोच से रखते हैं, किसी साधारण सी बात करते हैं, जैसे अगर आपको सोच है कि सर कि हमको आज घूमने जाना है गोवा, आप बड़ा एंजॉयमेंट रहते हैं कि हमको पहले सोचते हैं घूमने के लिए कहाँ चलना है, तो मसूरी जाना है, शिमला जाना है, घूमने के लिए सोच लिए। वैसे ही आपके अंदर अनुभूति आना चलना है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आप दिमाग में ये घूमेंगे, वो घूमेंगे, ये देखेंगे, आपके अंदर अनुभूति आने लगती है। अनुभूति आने के बाद फिर आप क्या करते हैं आप तुरंत अपना कपड़े पैक करने लगते हैं, खाने का सामान, आप काम करने लगते हैं, आपको उसमें थकावट महसूस नहीं होता है। और फिर आप उसके बाद तुरंत प्लान बनाते हैं, टिकट कटाते हैं और फिर आप घूम भी लेते हैं, रिजल्ट भी आता है। ऐसे ही हम सफलता के लिए भी यही काम करना पड़ेगा। आपको सोचना है, अच्छी सोच, अच्छी अनुभूति, अच्छी क्रिया और अच्छा रिजल्ट। तो यही हम लोग आज अपने सफलता के लिए भी लागू करेंगे इसी सिद्धांत को, और निश्चित रूप से हम बहुत ही आराम से अपनी सफलता को पाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज अपने पढ़ाई की, और शुरू करते हैं केमिस्ट्री में। हम बात करेंगे आज परमाणु संरचना के तहत। हम लोग परमाणु के अंदर जो संरचना देखते हैं उसमें 3 चीजें हैं। पहला है, जब परमाणु रहती है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कक्षा में होते हैं। तो एक कक्षा क्या है उसके विषय में समझेंगे। फिर कक्षा के अंदर उपकक्षा बांटा गया उसको देखेंगे, और उपकक्षा के बाद फिर एक ऑर्बिटल्स बांटे गए हैं, यानी कक्षक बांटा गया है, उसको देखेंगे। तो शुरू करेंगे पहले हम कक्षा या इसको कहते हैं सेल, इसको कहा जाता है कोश, कई हिंदी नाम है, या इसको सेल बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं, इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं। ठीक है, ये सेल या ऑर्बिट को बहुत ही आराम से समझिए। देखिए हमारे परमाणु का संरचना किस तरह से, तो एक नाभिक होता है, इसके बाहर में गोल वृत्ताकार पथ होते हैं, इसी को कक्षा कहा गया है। ये एनर्जी लेवल है, ये सभी का नाम है कक्षा। ठीक है, तो ये सभी कक्षाएं हैं, ये सभी हैं कक्षाएं या कक्षा है। कक्षा में इसका ये नाभिक हो गया, ये नाभिक है, और इसको कक्षा को सूचित किया जाता है के से, एल से, एम से, एन से, और रहेगा तो ओ से, और रहेगा तो पी से, ऐसा। ठीक है, इसको हम लोग या फिर इसको एन से सूचित करते हैं। इसको एन कहा जाता है, एन बराबर 1 कर सकते हैं, इसको एन बराबर 2 कर सकते हैं, इसको एन बराबर 3 कर सकते हैं। इसको एन कहा जाता है कक्षा को, एन कहा जाता है कक्षा को। तो एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4, ऐसा हम लोग बांट सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ऐसे कई कक्षा होंगे जो जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसको हम लोग ऐसा कहें, कक्षा क्या है तो कहेंगे नाभिक के बाहर वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उसे
उसे कक्षा कहा जाता है, उसे कक्षा कहा जाता है। कक्षा या सेल, जो भी शब्द लिखे, सेल कहा जाता है। ठीक है, ये बोलना है। इसे एन से सूचित करते हैं, इसे एन से सूचित करते हैं, छोटा एन से करते हैं, इसे एन से सूचित करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसको एन बराबर क्या होता है, तो एन बराबर जहां पर होगा 1 2 3 4, है ना। इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, या इसको हम लोग लिखते हैं या इसी तरह के, एक को पहला के करते हैं, दूसरा के एल करते हैं, तीसरा के एम करते हैं, चौथा के एन करते हैं, चौथा। ठीक है, इस तरह से होता है। कक्षा का मतलब इतना ही है ना। अब कक्षा जो होता है उपकक्षा से बनाता है। कक्षा के अंदर बहुत सारे उपकक्षा होते हैं। तो यहाँ पे एक और लिखा जाए, एक लिख दीजिएगा, कक्षा में, कक्षा के अंदर विभिन्न उपकक्षाएं, एक या एक से अधिक उपकक्षाएं लिखिए, एक या एक से अधिक उपकक्षाएं पाई जाती है, उपकक्षाएं पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, ये भी कक्षा के अंदर एक या एक से अधिक उपकक्षाएं पाई जाती है। मतलब इसके अंदर एक कक्षा भी रह सकता है, 2 कक्षा भी रह सकता है, 3 कक्षा भी रह सकता है, सॉरी, एक कक्षा के अंदर एक उपकक्षा रह सकता है, 2 उपकक्षा रह सकता है, 3 उपकक्षा रह सकता है, 4, यानी एक भी रह सकता है और एक से अधिक भी उपकक्षा रह सकता है। ये कक्षा के अंदर उपकक्षा पाए जाएंगे, है ना। तो कक्षा सिंपल चीज हो गया कि जिसके अंदर चारों ओर जिस पथ में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कक्षा को एक और नाम है, कक्षा को हम लोग समझ लीजिए, कक्षा को ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है, इसको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। कक्षा को ऊर्जा स्तर कहा जाता है, ऊर्जा स्तर। ठीक है, एनर्जी लेवल कहा जाता है, एनर्जी लेवल कहा जाता है, कहा जाता है, माने ये एनर्जी लेवल है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जिसका एनर्जी कम है उसका कक्षा कम होगा, मतलब पहला कक्षा मतलब कम ऊर्जा, दूसरा कक्षा मतलब ज्यादा ऊर्जा, तीसरा कक्षा मतलब ज्यादा। तो जितना बड़ा कक्षा उतना बड़ा ऊर्जा, है ना। तो अंदर जो होगा उसका कम ऊर्जा होगा, बाहर जो होगा उसको ज्यादा ऊर्जा होगा। तो अंदर की कक्षा मतलब पहला दूसरा, इस अंदर वाले अंदर की कक्षा बाहर की कक्षा से कम ऊर्जा रखते हैं, बाहर की कक्षा से कम ऊर्जा रखते हैं, बाहर की कक्षा से कम ऊर्जा रखते हैं। ये ध्यान रखना है। मतलब अगर कहें तो जैसे बाहर की कक्षा एक है तो कम रखेगा, दूसरा है तो ज्यादा रखेगा, तीसरा है और ज्यादा ऊर्जा रखेगा, 4 है तो और ज्यादा ऊर्जा रखेगा। तो अंदर की कक्षा की ऊर्जा कम होती है, अंदर की कक्षा बाहर की कक्षा से कम ऊर्जा रखते हैं। और ये कक्षा जो होता है एक निश्चित ऊर्जा कक्षा होता है। तो कहते हैं इसको कहा गया है निश्चित कक्षा का सिद्धांत। तो निश्चित कक्षा का जो सिद्धांत ये है, ये दिया था बोस में, कल के भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक याद रखिएगा, निश्चित कक्षा या इसी को स्थिर कक्षा बोले तो एक ही बात है, स्थिर कक्षा बोले या निश्चित कक्षा बोले। कक्षा का सिद्धांत नील्स बोर ने दिया था, नील्स बोर ने दिया था। ये पूछा जाता है आपसे, बोर ने दिया था। ठीक है, यानी बोर साहब आए थे और रदरफोर्ड साहब का एक खंडन किया था, जो सर्पाकार पथ था उसका खंडन करके इन्होंने अस्थायी कक्षा का या निश्चित कक्षा का, स्थिर कक्षा का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसी कक्षा को आज हम लोग कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं, है ना। ठीक है, अब कभी कभी अगर पूछ ही दिया जाए कि आपको ये कक्षा में, तो हम लोग ये आगे पढ़ेंगे, तो अगर लिखा जाए किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है 2n²। ठीक है, एक फॉर्मूला, जहां n बराबर होता है कक्षा संख्या, जहां n बराबर होता है कक्षा संख्या। ये किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वो है 2n²। मतलब n जो है कक्षा संख्या को गुना कर दीजिए
और उसका स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा। जैसे कि अगर कर जैसे एग्जाम्पल के कक्षा में इलेक्ट्रॉन अधिकतम करते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना है के कक्षा में। के कक्षा मतलब पहला कक्षा, तो करेंगे 2 गुने का पहला कक्षा के कक्षा मतलब n बराबर 1, n बराबर 1 बराबर के, इसी को कहते हैं के, इसी को कहते हैं के। तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहला कक्षा है इसलिए 1 स्क्वायर बराबर 1 का 1 और 2 गुना 2 कितना बड़ा 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर n बराबर 2 हो जाए तो n कक्षा हो जाएगा। n कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या तो 2 गुने 2 स्क्वायर बराबर 2 दूना 4 2 8 इलेक्ट्रॉन। n बराबर 3, n कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो 2n स्क्वायर फार्मूला है ना, यहाँ पर देखिए ये फार्मूला हम सब गए तो 2 गुने n का मतलब 3 तो 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर करेंगे 2n स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 9 2 18। इसी तरह से आपको n बराबर 4 करें मतलब n तो 2 गुने 4 स्क्वायर पूरा 4 चौका 16 2 9 32 इलेक्ट्रॉन। यानी आप किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो आप 2n स्क्वायर के फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर लीजिए और बता दीजिए। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। कक्षा मतलब इतना ही, इसको n से सूचित करते हैं 1 2 3 4 होता है, ठीक है। कक्षा का हम लोग बहुत ही संक्षेप में अच्छे ढंग से समझ गए हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं उपकक्षा, ठीक है। कक्षा जो बनाता है उपकक्षा से बना होता है। अब कक्षा और उपकक्षा में इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कक्षा जो होता है जो बड़ा भाग को बताता है, जो बड़े भाग को होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसको कहते हैं कक्षा। और कक्षा में भी छोटे छोटे भाग होते हैं उसको कहते हैं उपकक्षा, और उपकक्षा में भी छोटे छोटे भाग होते हैं उसको कहते हैं कक्षक। यानी एक सिंपली एक व्यवहारिक तौर पर इसको समझा जाता है। ऐसा समझे कि जैसे अगर एक हम लोग कहीं अपार्टमेंट बनाते हैं तो बड़ा सा अपार्टमेंट, बड़ा सा बंगला को हम लोग कहेंगे एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट हो गया। उसके बाद अपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे बड़े से घर के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं, तो कमरा जो हो गया सो कमरा हो गया वो छोटा भाग हो गया। और कमरे के अंदर फिर हम लोग बेड होता है, पलंग चौकी जो भी लगाते हैं वो हो गया हमारा छोटा सा जहाँ पर आदमी रहेंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर इसी तरह से बांटते हैं। जैसे हमारा कक्षा से छोटा टुकड़ा हो गया उपकक्षा, और उपकक्षा से छोटा भाग हो गया कक्षक। उसी तरह से यहाँ पर हम कहें तो ये हमारा हो गया जैसे घर या अपार्टमेंट या महल या बंगला। तो बंगला है, बंगला बड़ा सा घर है, उस बंगला के अंदर क्या होगा कमरे होंगे, कमरे, और कमरे के अंदर क्या होंगे बिस्तर होंगे, बेड होंगे, बेड चौकी पलंग जो भी है ना, बेड बिस्तर चौकी पलंग जो भी आप रखते हैं ये आनी। अब इसी तरह से कक्षा का छोटा भाग उपकक्षा, उपकक्षा मतलब कक्षा को हम विभाजित करते हैं उपकक्षा में, उपकक्षा विभाजित करते हैं कक्षक में। जैसे बंगला को बांटते हैं कमरे में, कमरे में बांटते हैं पेड़ में। तो इलेक्ट्रॉन को रखना है तो कई बार इस तरह से हम लोग इसको समझ रहे हैं कि कई बार होता है कि इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए, इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ होता है, तो हम लोग कहते हैं कक्षक में। जैसे आदमी अगर किसी कम घर पर है तो कहाँ बैठा रहेगा, कहाँ मिलेगा, तो पेड़ पर मिलेगा या चौकी पर मिलेगा, पलंग पर, पूरा घर में तो रहेगा। उसी तरह से यहाँ पर समझने की बात है कि इसको एक भाग किया गया है, विभाजित किया गया है, कक्षा को उपकक्षा में, उपकक्षा को कक्षक में, और उस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं उपकक्षा को। उपकक्षा क्या है? उपकक्षा जो होता है बहुत ही अलग अलग आकार के होते हैं। जैसे एस उपकक्षा गोल होता है, जबकि एन उपकक्षा जो होता है पी डी एफ वो दीर्घवृत्ताकार होते हैं। तो ये अलग अलग आकार के हो सकते हैं, जैसे गोलाकार या दीर्घवृत्ताकार का होता है। तो इसको होता क्या है, इसको हम लोग ऐसा लिखें कि कक्षा के छोटे भाग, कक्षा के छोटे खंड को उपकक्षा कहा जाता है, उपकक्षा कहा जाता है, कक्षा के छोटे खंड को उपकक्षा कहा जाता है। इसको हम ऐसा कर सकते हैं
कक्षा का वह भाग जहां वह भाग या वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन विभिन्न दिशा में त्रिविमीय विभिन्न दिशा में त्रिविमीय ग्राफिक प्लॉट बनाते हैं, इसे कहा जाता है ग्राफिक प्लॉट बनाते हैं, उसे उपकक्षा कहा जाता है। कक्षा वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन विभिन्न दिशा में मतलब क्या होता है कि इस तरह से समझिए, जैसे कि कभी कभी ये जैसा उपकक्षा जो होता है, समझिए उपकक्षा गोलाकार अथवा दीर्घवृत्ताकार आकृति रखता है। ये कक्षा का सिंपल समझिए, कक्षा के छोटे खंड को उपकक्षा कहा जाता है। कक्षा का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन विभिन्न दिशा में त्रिविमीय ग्राफिक प्लॉट बनाता है, मतलब एक प्रकार से ऐसा घूमता है, ऐसा चक्कर लगाता है जो कि तीन विमा हो जाती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भाग में दिखाई देता है। वैसे भाग को, उस क्षेत्र को हम लोग उपकक्षा कहा जाता है। तो ये थोड़ा जटिल बात है, आप इसको समझें कि कक्षा के छोटे खंड को उपकक्षा कहा जाता है, बस इतना ही समझिए। इसको अगर आप अभी समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, ये समझिए कि कैसे घूमता हम बता रहे हैं इसके विषय में। उपकक्षा गोलाकार दीर्घवृत्ताकार होता है, इसको इस तरह से हम बता रहे हैं जैसे कि कभी कभी आपका जो कक्षा होती है वो तो गोल घूमने का एक क्षेत्र बन गया, अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कभी गोल ऐसे घूम सकते हैं, कभी कभी ऐसे घूम सकते हैं, कभी ऐसे घूम सकते हैं और कभी कभी ऐसे घूम सकते हैं, कभी कभी ऐसे। तो ये इस तरह से जो होता है ना, इसको हम लोग कहेंगे उपकक्षा। जैसे कक्षा घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो कभी ऐसे घूम सकता है, उसके अंदर ऐसे तो जहां पर घूमता है जिस तरह से ना, ये 3 डायमेंशनल ग्राफिक प्लॉट बन जाता है, मतलब ऊपर ऐसे, फिर कुछ ऐसे, फिर कुछ ऐसे, इस तरह से बनते हैं। तो इस तरह से तीनों भाग होते हैं, इसको हम लोग कहेंगे उपकक्षा। ऐसी को हम लोग सबसेल कहते हैं, उपकक्षा या सबसेल, इसको सबसेल कहा जाता है, उपकक्षा सबसेल, ठीक है, या उपकोष ऐसा कुछ कहा जाता है। तो उपकक्षा का प्रकार होता है, उपकक्षा मेनली हमारे यहाँ अभी हम लोग जो 118 तत्व बांटते हैं उसमें हम लोग को 4 तरह का उपकक्षा से देखा जाता है, उससे काम चलता है। तो उपकक्षा का प्रकार देखते हैं, उपकक्षा के प्रकार, इसको लिखेंगे 4 प्रकार के होते हैं, यह 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। 4 प्रकार है इसके, 4 प्रकार है। पहला प्रकार जो है इसको हम एस उपकक्षा कहते हैं, दूसरा है पी उपकक्षा, तीसरा है डी उपकक्षा और चौथा है एफ उपकक्षा। सिंपली में आप याद रखिएगा, एस उपकक्षा का आकार कैसा होता है, तो आकार याद रखिएगा बहुत ही सरल ढंग से। आकार इसका होता है गोल, इसका आकार होता है गोल, राउंड, है ना, राउंड या स्फेरिकल कर सकते हैं इसको, स्फेरिकल। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रहेगा इसमें, अभी जैसे वहां हम बोले थे कि 2ns को आता है कक्षा में, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर याद रखना पड़ता है। यह सब कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी उपकक्षा को जो आकार होगा इसका होता है डमरू के आकार, डमरू, या इसको कहते हैं डम्बेल आकार का होता है।
और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और डी उपकक्षा का जो आकार होता है ये डबल डमरू, द्विडमरू कह सकते हैं इसको, द्विडमरू के 2 ठो डमरू एक साथ जुड़ा हो वैसा आकार का होता है। इसको कहते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे डबल डम्बबेल, डम्बबेल। और द्विडमरू और इसका होता है 10 इलेक्ट्रॉन, इसका होता है 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं पी में, और डी उपकक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और एफ उपकक्षा जो होता है इसकी आकृति पत्ते की तरह होती है। इसमें यहाँ पर हम सिंपल बता रहे हैं, जटिल आकृति लिखते हैं, जगह आपको चॉइस में यही रहता है, जटिल आकृति, कम्प्लेक्स, इसको कहते हैं कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, चॉइस में रहते हैं। यानी तो लीफ शेप पे होता है, पत्ते की तरह दिखाई देता है वो, तो उसको जटिल आकृति कहते हैं। और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें टोटल होता है 14 इलेक्ट्रॉन। इसका गोल मतलब ये ऐसा रहता है, ये गोल रहता है इस तरह से, ये डमरू के आकार का इस तरह से रहता है। ये डबल डमरू है, मतलब ऐसा भी रहेगा और एक ऊपर से भी डमरू दे दीजिए ऐसे, तो फिर किसी तरह से डमरू रह सकता है, डबल डमरू रहेगा। और ये थोड़ा जटिल रहता है, तो जटिल किसे में आप ये थोड़ा सा लीफ टाइप का रहता है, इसके विषय में अभी छोड़िए, आप जटिल रखिए, ठीक है। ये आपका उपकक्षा के विषय में हुआ। अब उपकक्षा में जो इसके अंदर जो उपकक्षा जो होता है, इसके अंदर भी विभाजन किया गया है और उसे कहा गया है कक्षक। इसके अंदर भी विभाजन किया गया, उसको कहा गया है कक्षक, और उसको कहा गया है ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो हम लोग कक्षक की बात करते हैं, ऑर्बिटल्स की बात करते हैं इसके बाद। तो इसके बाद हम करते हैं हम लोग आते हैं कक्षक पर, कक्षक या कक्षक। कक्षक या इसको कहा जाता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, इसको कहेंगे ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स क्या है, तो लिखा जाए, लिखे उपकक्षा के अंदर वह त्रिविमीय क्षेत्र, यह भी त्रिविमीय होगा जहां पर घूमेगा, त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे अधिक संभावना होती है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे अधिक संभावना होती है, उसे कक्षक कहा जाता है, कक्षक कहा जाता है। उपकक्षा के अंदर वह त्रिविमीय क्षेत्र, त्रिविमीय क्षेत्र यह भी है, मतलब ये कक्षा के अंदर तो होता है तो उसको कहते हैं उपकक्षा। उपकक्षा के अंदर वो साइट, वह प्लेस, वह रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन संघनित रहता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन घना अवस्था में पाया जाता है, उस पोजीशन के, उस क्षेत्र का नाम रहेंगे कक्षक। उसको हम कहेंगे ऑर्बिटल्स, ठीक है। यानी ऐसा कहें कि जैसे कि एक बड़ा घर में होता है तो कहे कि भाई एक मिस्टर मिश्रा का या मिस्टर शर्मा का एक घर है, तो घर में तो बहुत बड़ा घर है, आप चले जाए कि भाई जैसे कोई छात्रावास में रहता है तो ये कहते हैं छात्रावास में रहता है, कि हॉस्टल में भाई कहते हैं चलिए भाई वो पटेल छात्रावास में है, तो पटेल छात्रावास में रहेगा, जाएगा व्यक्ति, तो पटेल छात्रावास तो बहुत बड़ा है, उसमें तो 200 कमरे हैं, तो आप छात्रावास हो गया आपका कक्षा, और कक्षा के अंदर फिर बड़े कमरे हैं, तो कमरे में चले जाएंगे तो उसमें भी देखेंगे कि भाई जो है 202 नंबर में रहता है, तो वो हो गया आपका उपकक्षा। 202 नंबर क्या हो गया, उपकक्षा। और उस 202 में भी आप जाएंगे तो देखेंगे कि एक कमरे में 2-2 लड़के के बेड लगे हुए हैं, एक कमरे में 2-2 चौकी दिया गया है, तो आप देखेंगे कि भाई ये चौकी उसका है, वो चौकी इसका है, ठीक है। तो इस तरह से आप फिर वहां पहचानेंगे या बहुत, तो आप वो कक्षक हो गया कि बेड कौन सा है,
आपका बेड है, तो जो वैसे राजू नाम का लड़का है ढूंढने चले पटेल छात्रावास में, पटेल छात्रावास में घुस गए। यानी जैसे आप किसी इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हैं तो पहले कक्षा में, फिर कक्षा में ढूंढेंगे तो रूम नंबर जिसे ढूंढते हैं वैसे यहाँ पर ढूंढेंगे उपकक्षा, और उपकक्षा ढूंढ लेंगे तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि चौकी कौन है, बेड कौन है, यानी आपको ढूंढना पड़ेगा कक्षक, तो भाई उस कक्षक पर मिलेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की बात होता है, कक्षा का भाग उपकक्षा, उपकक्षा का भाग कक्षक। तो उपकक्षक का मतलब ये और क्या है, एक प्रकार से कहें कि एक प्रकार से उपकक्षा का छोटा खंड को कक्षक कहा जाता है। शॉर्ट में इतना ही कह सकते हैं हम लोग, कक्षक कहा जाता है। ठीक है। अब उपकक्षा के अंदर बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये कई बार पूछता है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ होती है, तो ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कक्षक में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, कई बार पूछा है परीक्षाओं में, है ना। तो सबसे अधिक पूछा है आपको कक्षा, वो कक्षा नहीं, आपको ढूंढना है कक्षक या ऑर्बिटल्स, शब्द ढूंढना है ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये है सबसे अधिक, वही ये सबसे छोटा। जैसे कि आपका आदमी का पाए जाने का संभावना कहाँ मिलेगा, उस बेड पर, उस चौकी पर, वही आप जाना चाहते हैं, उससे आपको जाना कहाँ चाहते हैं, कक्षक पर। ठीक है। अब इसको कक्षक में हम लोग क्या देखेंगे कि एक कक्षक में एक उपकक्षा में कई कक्षक होते हैं, एक उपकक्षा में एक या अधिक कक्षक हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक फिर लिखेंगे एक उपकक्षा एक या अधिक कक्षक रखते हैं, अधिक कक्षक रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, यस उपकक्षा है, उपकक्षा में कक्षक कितने होंगे, यस उपकक्षा में कक्षक की संख्या यहाँ देखते हैं, कक्षक की संख्या एक एस उपकक्षा में कक्षक की संख्या होती है 1। ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होती है, तो इसमें होती है 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पी उपकक्षा में कक्षक होते हैं 3, कक्षक की संख्या होती है 3 पी उपकक्षा में, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6। अभी हम लोग पढ़े थे, पी उपकक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पीछे पढ़ चुके हैं। और डी उपकक्षा में कक्षक की संख्या होती है 5 और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ उपकक्षा में कक्षक की संख्या होती है 7 और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसी से बताइए, आप देखने समझते हैं, यहाँ एक उपकक्षा है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 कक्षक है, एक कक्षक है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 कक्षक है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 कक्षक है तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 7 कक्षक है तो 14 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन तब हुआ जब 3 कक्षक है, 10 इलेक्ट्रॉन तब हुआ जब 5 कक्षक है, 14 इलेक्ट्रॉन तब हुआ तो 7 कक्षक। तो कई बार पूछा जाता है कि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो VBI है एक कक्षक में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इंपॉर्टेंट, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं रह सकते, मतलब एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब ये कई बार आपको पूछा जाता है कि डी में कितने कक्षक पाए जाते हैं, डी उपकक्षा में कितने पाए जाते हैं, तो 5 उपकक्षक। पी उपकक्षा में कितने पाए जाते हैं, तो 3 कक्षक, ऐसा बोला जाएगा। लेकिन किसी एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एकदम ये 2 से ज्यादा नहीं होगा। आप जितने इलेक्ट्रॉन रखना है उतना 2 रखना। जैसे इसमें 14 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है एफ में, तो इसमें 7 कक्षक रहेंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो 5 कक्षक रहेंगे, तभी तो, क्योंकि एक में 2 ही रहता है इसलिए, है ना। तो ये हो गया इसका कक्षक के विषय में। अब हम लोग कक्षक के विषय में समझ गए, उपकक्षा के विषय में समझ गए और कक्षा के विषय में समझ गए। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितना, इस कक्षा में कितना उपकक्षा रहेगा, कौन उपकक्षा रहेगा, कौन कक्षक रहेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं।
तो आप इसके लिए एक चार्ट के रूप में इसको देख लीजिए और इसी से आप पीरियड को यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे इसको देखिए, इसको सिंपली जैसे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर कक्षा देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं उपकक्षा की उपकक्षा, उपकक्षा, ठीक है। और यहाँ पर उपकक्षा की जैसे उपकक्षा देखा जाता है, कभी कभी उपकक्षा की संख्या भी लिख देते हैं, कौन कौन उपकक्षा की संख्या लिख देते हैं, कौन कौन रहेगा। फिर लिखते हैं कौन कौन उपकक्षा रहेगा, वो भी देखते हैं, उपकक्षा कौन कौन रहेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कक्षक और इलेक्ट्रॉन की संख्या। कक्षक की संख्या यहाँ पर हम लिख देते हैं, कक्षक की संख्या कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा। इसके इस तरह से आपको किसी का भी प्रश्न पूछेगा तो आप इसको ठीक से समझें तो आप समझ जाएंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल से रखते जाएंगे, आप इसको देखते नहीं। जैसे पहला हम लिखते हैं कक्षा 1, n बराबर 1, कक्षा 1 लिखते हैं। पहला कक्षा में उपकक्षा की संख्या एक ही रहता है और वो रहता है कौन, उपकक्षा कौन रहेगा, तो ये कह रहता है यस उपकक्षा, केवल रहता है यस उपकक्षा, यानी यस उपकक्षा रहेगा। यस उपकक्षा हम पढ़े थे ना, SPDF, तो हम यहाँ फिर यस लिखते हैं। कक्षा की संख्या, तो एस उपकक्षा हुआ, इसमें कक्षक की संख्या एस उपकक्षा में एक ही कक्षक रहता है। अभी हम लोग लिखे थे एस में 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। तो इस तरह से आपका एस उपकक्षा में कक्षक की संख्या एक ही होती है। और जब एक ही होती है और एक ही उपकक्षा है तो इलेक्ट्रॉन जैसे देखिए, एक उपकक्षा एक ही उपकक्षा और एस कक्षक की संख्या 1 है और एक कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह से हम दूसरा कक्षा मानते हैं, यहाँ पर समझिए n बराबर 2, उपकक्षा की संख्या कौन रहेगा, तो यहाँ पर दूसरा में देखिए एस भी, दूसरा में उपकक्षा रहता है, उपकक्षा की संख्या 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं, 2, एक एस होता है और पी होता है, एस भी होता है और पी भी होता है। इसको हम 2s कर सकते हैं, 2p भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आप ऐसा नहीं लिखे तो आप मतलब दूसरा एस दूसरा पी, दूसरा कक्षा में एस उपकक्षा रहता है, पी उपकक्षा रहता है। अब कक्षा की संख्या कितना हो जाएगा, तो आप बताइए एस, हम यहाँ पर बात करते हैं एस और पी ऐसे रखते हैं, एस कक्षा रहेगा यानी 2s इसको लिखते हैं, 2p लिखते हैं, इसको हम ऐसे लाइन मार देते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। 2s कक्षा रहेगा, उपकक्षा रहेगा, 2p रहेगा। अब 2s में कितना, 2s यहाँ पर आप गड़बड़ नहीं हो रहा है, समझ लीजिए, आप यहाँ पर समझने में कंफ्यूजन न करें। एस और पी रहता है, एस में कितना कक्षक रहेगा, 1 कक्षक रहेगा, पी में कितना कक्षक रहेगा, 3 कक्षक रहेगा। इसमें 1 में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 कक्षक है तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पी में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3 गुना 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये दोनों मिलाकर कितना हो गए, बराबर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी दूसरा कक्षा में मात्र 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किस तरह से समझ में आ गया। अब इसी तरह से n बराबर 3 की बात करें हम, तीसरा कक्षा में, तीसरा कक्षा उपकक्षा की संख्या कितना होगी, इसमें 3 उपकक्षा होता है। कौन कौन होता है, तो इसमें एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है, ठीक है, एस पी डी तीनों होता है। अब इसमें देखिए, इसमें एस में कितना इलेक्ट्रॉन, एस में हमेशा एस में एक ही कक्षक होता है, कक्षक की संख्या 1। पी में कितना कक्षक होता है, 3। डी में कितना कक्षक होते हैं, 5। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको समझने में आसान है। तो 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में 6 इलेक्ट्रॉन, 5 में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 और 16 2 18 बराबर 18, ठीक है। इसी तरह से हम n बराबर 4 और चौथा देख लेते हैं, n बराबर 4। तो इसमें देखिए चौथा है उपकक्षा की संख्या 4 हो जाती है। इसमें देखिए अब सिंपल बात है कि आगे रखने की सुविधा हो जाएगा। तो इसमें उपकक्षा कौन कौन होंगे, एस, पी, डी और एफ, ठीक है, ये एफ है ना। तो एस के लिए कक्षक संख्या 1 होता है, पी के लिए कक्षक की संख्या 2 होती है, डी के लिए कक्षक की संख्या 3 होती है, एफ के लिए कक्षक की संख्या 4 होती है। सॉरी टी के लिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक के लिए 3 हो गया, इसके लिए 5 हो गया, इसके लिए 7 होती है ना, 1 3 5 7, ठीक है।
तो एक में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। 3 के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। 5 में 5 गुना 10 इलेक्ट्रॉन। क्यों, सीधे डबल करना है, क्योंकि एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कक्षक में तो 1 का दुना 2, 3 दुना 6, 5 दुना 10 और 7 दुना 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से 14 टोटल कितना होगा, 14 10 24 36 बराबर 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप देखिए, ये 4 कक्षा की आप कुछ जान ले तो बाकी 32 कक्षा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देते नहीं है। तो 4 कक्षाएं, 4 प्रकार की उप कक्षा होती है, एस पी डी एफ, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन तक बढ़ते हैं। अब आप कभी कभी पूछा था कि पहली कक्षा में या तीसरी कक्षा में कौन कौन उप कक्षा होगी। तो तीसरी कक्षा में कौन कौन उप कक्षा होगी, तो पहले एस पी डी एफ बी कक्षा होगी। दूसरी कक्षा में कौन कौन उप कक्षा होगी, तो एस और पी उप कक्षा होगी। चौथी कक्षा में कौन कौन उप कक्षा होगी, तो एस पी डी एफ उप कक्षा होगी। ऐसे आपसे प्रश्न पूछते हैं। कभी कभी पूछता है कि पी उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो पी उप कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। पी उप कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और अगर पूछा जाए कि डी उप कक्षा में कितने पाए जाएंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। एस उप कक्षा में कितने पाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। कभी कभी पूछा जाएगा पी उप कक्षा में कितने कक्षक पाए जाएंगे, तो पी उप कक्षा में 3 कक्षक पाए जाएंगे। एस उप कक्षा में 1 कक्षक पाए जाएंगे। कहीं भी देखिए, तो इस तरह से आप इसमें इस चार्ट को रखने से आपको ढेर सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। हम लोग इस चार्ट को देखें, और चार्ट अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। अब आपसे कभी पूछा जाए, अब इसी चार्ट से हम बहुत कुछ फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि कक्षा संख्या 1 में देखिए उपकक्षा कितने ठो है, एक केवल एस है, एक उपकक्षा है। कक्षा संख्या 2 तो उपकक्षा कैठो है, 2 है, एस पी। कक्षा संख्या 3 में उपकक्षा कैठो है, एस पी डी 3। और कक्षा संख्या 4 में उपकक्षा कैठो है, एस पी डी एफ 4। तो ये सिंपल है कि कक्षा की संख्या के बराबर ही उपकक्षा होते हैं किसी भी कक्षा में। जैसे पहली कक्षा में 1 उपकक्षा, दूसरी कक्षा में 2 उपकक्षा, तीसरी कक्षा में 3 उपकक्षा, चौथी कक्षा में 4 उपकक्षा। ठीक है, ओके। अब कभी कभी पूछा जाता है कि पहली कक्षा में कितने कक्षक होंगे, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। अब पहली कक्षा में कितने, हम लोग तो जानते हैं कि वो एस उपकक्षा में 1 कक्षक होता है और पी उपकक्षा में 3 कक्षक होता है। लेकिन अगर कक्षा से पूछ दिया जाए कि पहली कक्षा में कितने कक्षक होते हैं, तो कुछ नहीं, इसका सिंपल फॉर्मूला है। जो कक्षा, तो फॉर्मूला क्या है इसका, कक्षक संख्या बराबर कक्षा में कक्षक संख्या, हम अलग से लिख देते हैं फॉर्मूला। कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर हम एक नोट कर लिखते हैं। कक्षा में कक्षक संख्या बराबर n स्क्वायर कर देना, कक्षा की संख्या का स्क्वायर कर देना। जैसे आप कक्षा में कक्षक संख्या बराबर n स्क्वायर, जैसे पहला कक्षा में कितने कक्षक, तो पहला कक्षा में 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 कक्षक। दूसरा कक्षा में कितने कक्षक, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूना 4। तो देखिए 3 कक्षक और 1 कक्षक बराबर कितना हो गया, 4 कक्षक हो गए, 4 कक्षक। इसी तरह से कहें तीसरा कक्षा में कितने कक्षक, तो क्या करेंगे, n स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 तिया 9, 5 और 3 8 और 1 9 बराबर 9। चौथा कक्षा में कितने कक्षक, तो फिर कर दीजिए 4 चौका 16। देखिए 7 5 12 3 15 1 16 बराबर 16। तो इस तरह से आपको, और कभी कभी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूछता है, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बराबर, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो ये बोला था 2n स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप देख चुके हैं कि पहला के लिए तो 2 गुना 1, 2 गुना पहला कक्षा का, तो 2 गुना 1 स्क्वायर। यहाँ के लिए अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछना है तो क्या करेंगे, 2n स्क्वायर होता है ना, तो क्या करेंगे 2 गुना, यहाँ पर के लिए 2 गुना 1 स्क्वायर बराबर 2 आ गया। देखिए 2 आ गया है। यहाँ पर करेंगे 2 गुना 2n स्क्वायर, यहाँ पर 2n स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2 गुना 2 स्क्वायर बराबर 2 दुना 4 दुना 8 आ गया है। तीसरा में देखिए 3 गुने 3 स्क्वायर करना है, तो 3 किया 9 दुना 18 बराबर 18 लीटर। यहाँ पर करना है 2n स्क्वायर मैंने 2 गुने 4 स्क्वायर, 4 चौका 16 और 2 32। तो इस तरह से आपका जो पीछे हम लोग भी देखे वो भी आपके यहाँ लागू हो जा रहा है। इस तरह से आप सभी प्रश्नों का जवाब देख सकते हैं। वीडियो को बहुत ही
महत्वपूर्ण वीडियो है, आप पूरा देखें वीडियो को। कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स करिए, और पसंद आए तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम उत्साहित होकर और आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।